आप मान लीजिए मिड दिसंबर तक एटलीस्ट आपका जो है रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। अब आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान दें। कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं, इनको तो बिल्कुल ना घोट के पी जाना है। अब एडवांस की तैयारी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मेरा नाम है आयुष और मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं जेई 2026 के एग्जाम के बारे में। जो आईआईटी जेई का एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। और कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जो भी 2026 में जेई का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं, उनके लिए ये कुछ बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने टीचर्स ने कुछ सालों के एक्सपीरियंस में सीखी हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत सारी सही बातें पता लगेगी। हम प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे इंडिया में 16-20 लाख के आसपास बच्चे इंडिया में जेई का एग्जाम देते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जिनको ये सही से मालूम होता है कि यार किस समय पे क्या चीज करनी है, क्या सही स्ट्रैटेजी होती है जेई की, क्या मुझे बहुत मेहनत करनी है या फिर स्मार्टली काम करना है, किस समय पे मुझे क्या चीजें इंश्योर करनी है कि ये चीजें तो मैंने कर ली, अब मैं जेई के लिए तैयार हूं या जेई का एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं। जो भी 2026 में इस एग्जाम को देने वाले हैं, या तो वो ड्रॉप ले रहे होंगे या फिर अभी क्लास 12 में एंटर कर रहे होंगे, दोनों के लिए ही कुछ खास बातें इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोगों को जान लेना चाहिए कि कहां आप पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप एक एवरेज प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार चलो मैं जेई मेंस तो क्वालिफाई करूं और अच्छा एनआईटी मुझे मिल जाए, तो ये कुछ डेटा है जिससे आपको पता लगेगा कि इवन एनआईटी के लिए, एक अच्छे एनआईटी के लिए भी आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 282 मार्क्स, 222 टू 282 मार्क्स पे एनआईटी त्रिची, जो सबसे बढ़िया टीयर 1 एनआईटी अपन मानते हैं, वो मिलेगा। और ये सब मार्क्स, इतने मार्क्स मतलब लोएस्ट 157 पे भी आपको एसवी एनआईटी सूरत मिल रहा है। मतलब 157 मार्क्स भी हलवा नहीं है दोस्तों। जो आप करने जा रहे हैं, जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 2024 में जो है इस तरह की क्लोजिंग रैंक है 7000 समथिंग पे, जो एनआईटी के अच्छे ब्रांचेस, ये अच्छे ब्रांचेस के लिए रैंक्स है। और अगर आपका टारगेट थोड़ा सा बड़ा है और आप बड़ा सोच रहे हैं और कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये रहा आपके लिए डेटा। 2023 में 67 पे सीएसई खत्म हो गया था आईआईटी बॉम्बे में। कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो सबकी ड्रीम ब्रांच होती है, उसके पैरामीटर्स, उसका जो डेटा है वो इस तरह से कुछ है कि आईआईटी गुवाहाटी में जो है 2024 में 623 क्लोजिंग रैंक थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। तो मैं बिल्कुल मानता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है, आपने एक बड़ा सपना देखा है। अब इस सपने को साकार करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या मुझे इंश्योर करना है कि यार ये मैं इन पैरामीटर्स में बिल्कुल सही साबित होता हूं, मैं जेई क्लियर कर लूंगा। मैं सिर्फ जेई क्लियर नहीं करूंगा, मैं आईआईटी बॉम्बे में सीएसई या फिर किसी एक बड़े आईआईटी में अपनी ड्रीम ब्रांच लेकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या किस किस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि यार मैं क्लास 11th में मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, मेरे क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, क्या मैं 12th के साथ जेई दूं या ड्रॉप लूं, क्या चीज मुझे करनी चाहिए, क्या बिना क्लास 11th के काम चल जाएगा। तो इन सब बातों के बारे में बात अपन करते हैं, क्या क्या चीजें सही होती है। तो आप, मैं मान के चल रहा हूं क्लास 12th में या तो आप हैं या फिर आप एक ड्रॉपर हैं जिसने क्लास 12th के बाद ड्रॉप लिया है। दोनों ही केसेस में स्ट्रैटेजी जो है वो काफी सिमिलर है। देखिए, अगर आपकी क्लास 11 बहुत मजबूत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांगली क्लास 11 में किसी कोचिंग या फिर किसी अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो चाहे आप ड्रॉपर भी है ना, तो भी आपको क्लास 12th के बच्चे की तरह, क्लास 12th के स्टूडेंट की तरह ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको वापस से अपनी क्लास 11 को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे क्लास 11 के फंडामेंटल्स एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो अभी आपके पास समय है, अभी अप्रैल मिड अपना चल रहा है, मई तक थोड़ा सा जो है ना फ्लो में आपकी क्लास 12th आने लगेगी। एकदम फटाफट टॉपिक्स चेंज होंगे और बड़ी चीजें आप जो है, मोर डिफिकल्ट चीजें आप सीखना चालू करेंगे। तो अभी इस वक्त पे आपके पास टाइम है। आप कोशिश करो कि जो भी क्लास 11th का आपका छूट गया है, मिनिमल जो रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको बताता हूं, कि एटलीस्ट वो पूरा कर ले। ड्रॉपर्स के लिए भी बात सेम है, ठीक है। पहले क्लास 11th को एक बार हाथ में पकड़ लो, तब जाके क्लास 12th में मजा आएगा। क्लास 12th स्ट्रांग होगी, अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे क्लास 12th के बारे में। तो इस वक्त पे, राइट दिस मोमेंट, अभी एकदम ऐसा नहीं है कि अभी गाड़ी चली है, थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं फर्स्ट सेकंड गियर में, बाद में स्पीड अप कर लेंगे। देखो, ये वो रेस है जिसमें शुरुआत और अंत दोनों मैटर करेगा। आपकी शुरुआत भी धुआंधार होनी चाहिए और
अंत जब है, जब एग्जाम होगा, उस टाइम के दौरान भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल रेस है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और मुश्किल काम में ही मजा आता है यार दोस्तों। इजी काम तो हर दुनिया में हर कोई कर रहा है। जब आपने बड़ा सपना देख ही लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अब साकार करके दिखाना है। 1 साल की जो आपकी ये प्रिपरेशन है ये एकदम मजबूत होनी चाहिए, और आप करके दिखा सकते हैं। विश्वास कीजिए, बहुत सारे बच्चे जो है ड्रॉप ईयर में भी करते हैं, क्लास 12th के साथ भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेते हैं। कोई ऐसे रॉकेट साइंस वाले या बहुत ही ब्रेनी बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सब कंसिस्टेंसी और मेहनत की बात है, आप कर लेंगे। तो बात करते हैं क्लास 11th में से मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। तो मैथ्स में अगर अपन बात करें तो एटलीस्ट इतनी बातें पे आपका एक बढ़िया मजबूत हाथ होना चाहिए। आपको डोमेन रेंज स्टैंडर्ड फंक्शंस की निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो पहला ही चैप्टर होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th में, उसमें बहुत काम आने वाला है। और भी दूसरे चैप्टर्स में इसका काम आपको पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये क्लास 11 से कुछ टॉपिक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, कन्वर्जन है भाई, इस cos 2 थीटा से साइन में कैसे जाना है, या फिर जो भी मेन फॉर्मूलाज अपने हैं उनकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके बिना हम क्लास 12th के टॉपिक्स को स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई तंत्र नहीं है उस बात में कि यार क्लास 12 सीधे स्टार्ट कर दी, क्लास 11 में से यही चीजें नहीं आती। ये चीजें आपको इंश्योर करनी है कि अभी अप्रैल मई के दौरान में ही ये सब एटलीस्ट प्रॉपरली तरीके से अच्छे खासे क्वेश्चन लगाए हुए हों। लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टैंजेंट, नॉर्मल आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आप इंटीग्रेशन हो गया, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब चीजें सीखेंगे। लिमिट्स के बिना आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को छू भी नहीं पाएंगे, और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के बिना प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत आने वाली है। मेन काम ही उसमें पीएनसी का है, प्रोबेबिलिटी का तो काफी कम रोल है। तो ये एटलीस्ट इंश्योर कर लो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप ये सब चीजें कर ले रहे हो कंप्लीट। फिजिक्स में अगर अपन बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो बेसिक है, वो आपको आना ही चाहिए। ग्रेविटेशन और रोटेशन आपका जो पहला ही चैप्टर होगा क्लास 12 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बहुत काम आता है। ठीक है, उसी तरह से वर्क पावर एनर्जी भी आपका स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बढ़िया से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 12th के स्टार्टिंग का जो चैप्टर, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, वहीं पे बहुत ज्यादा काम आने लग जाएंगे। और अगर आपने ये नहीं किए तो फिर वो आपको सफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर्स और एसएचएम। ये भी आपको काफी स्ट्रांगली आना चाहिए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स आपके होंगे, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होगा, उसमें आपको एसएचएम बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये जो है मेन चीजें, इसको अभी इंश्योर करना है हमको कि ये पूरी हमारी हो जाए। केमिस्ट्री में से बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, गैस लॉज आपको पता होनी चाहिए, जीओसी पता होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके सारे ग्रुप्स और ब्लॉक्स का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तभी जाके आप क्लास 12th में एक बढ़िया पकड़ जो है बना पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो पाएगी क्लास 12th में। और इन सब के लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं क्लास 12th अभी कर लेता हूं और बाद में क्लास 11th को रिवाइज कर लूंगा, स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, आपको अभी ही ये चीजें करनी पड़ेगी। ये जो आपके पास 1.5 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम है, इनमें इन चीजों को एटलीस्ट आप फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं कि किस समय पे क्या होता है। मतलब हम मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अभी मार्च तो खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन अप्रैल से अगर अपन स्टार्ट करें तो किस समय पे कैसा फील होता है, क्या क्या चीजें हमको करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर वाला टाइम है ना, यही स्टडी टाइम है। इसमें आपको मतलब मचा देना है, एकदम धुआंधार तरीके से सिर्फ प्रिपेयर करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, स्टडी स्टडी स्टडी। इसमें मैक्सिमम स्टडी हो सकती है। यही टाइम पीरियड है आपके पास पढ़ाई करने का, सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को, सबको अच्छे से मजबूत करने का, यही सिर्फ टाइम पीरियड होता है। सर अक्टूबर के बाद वो टाइम पीरियड अलग है, उसमें और दूसरी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है ना आपका, अप्रैल से लेकर आपका जो अक्टूबर के मिड तक का टाइम पीरियड चलेगा, ये टाइम पीरियड आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है केमिस्ट्री में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है, ये थोड़ा खतरनाक टाइम है। यहां पर मैक्सिमम बच्चे गिव अप कर देते हैं। अक्टूबर मिड से लेकर नवंबर तक मेरे को लगता है 80 to 85% बच्चों को समझ में आ जाता है कि यार नहीं हो पाएगा, हम रेस में बहुत पीछे रह गए, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो यहां पर गिव अप हो जाता है। तो ये खतरनाक टाइम है, इसमें संभाल के रहना है, इसमें कोशिश करनी है यार एकदम गिव अप नहीं करना है। और ये गिव अप तब नहीं होगा जब आप इस टाइम को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, वरना कोई पॉइंट नहीं है। आप इस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में आप मान के चल लीजिए कि आपको पता लग चुका होगा कि मैं नहीं जा रहा हूं आईआईटी, यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है।
उसके बाद और भी खतरनाक टाइम जो है वो है दिसंबर जनवरी का। इसमें एग्जाम पास आने लगेगा, अगर आप 12th में है तो बोर्ड्स भी पास आने लग जाएंगे और ये सब चीजें होने लगेगी और ये और भी थोड़ा सा खतरनाक टाइम पीरियड बन जाता है। इसमें आपको मॉक्स वगैरह का इवैल्यूएशन होगा, आप थोड़े से एंग्शियस हो जाएंगे, थोड़ा सा नर्वसनेस आपके अंदर आ जाएगी। तो ये दोनों टाइम पीरियड अगर इसको थोड़ा खतरनाक बढ़ू तो ये काफी खतरनाक हो जाता है। खतरनाक से मेरा मतलब है क्या है, मतलब ये टाइम पीरियड वो हो जाता है जब आपको ना एकदम पता लग जाएगा कि यार अब मुझे ना बहुत चैलेंज लेना है, बहुत सारा चैलेंज लेना है और मेरे को बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अब ये चैलेंजिंग टाइम है। खतरनाक से मेरा मतलब है कि ये चैलेंजिंग टाइम है और इस चैलेंज को आप ले पाओगे अगर आपने ये टाइम पीरियड का सही यूटिलाइजेशन किया है। और ट्रस्ट मी दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे 1 साल में ही जेई क्लियर कर लेते हैं, या तो ड्रॉप ईयर में या क्लास 12 के साथ। ठीक है, जो आपकी स्थिति अभी है वो मैक्सिमम बच्चों की 90% बच्चों की वैसी ही स्थिति रहती है, कोई डरने की बात इसमें नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी इस टाइम पीरियड में हमको किस तरह से चलना है। ये कुछ बातें करते हैं कि जो हमारा मार्च से अक्टूबर मिड, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये सबसे आपका मैक्सिमम स्टडी का टाइम है, इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है रोज के रोज। अगर आप कोचिंग जा रहे हो या फिर कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि रोज मेरे को नोट्स बनाने, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है मुझे। ठीक है, नोट्स मुझे बनाने हैं। नोट्स अगर आप नहीं बताओगे तो रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी मेमोरी रिटेंशन में प्रॉब्लम आएगी कि कितना याद रख पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर हो जाती है कि यार नोट्स बनाते रहना। डीपीपी, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आपको डेली प्रैक्टिस शीट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी, वो आप अगर नहीं भी मिल रही है तो आप बुक्स खरीद सकते हैं, बहुत सारी बुक्स सजेस्टेड होती है, वो बुक्स खरीद सकते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब कुल मिला के आपका टारगेट होना चाहिए कि आप रोज कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन लगा रहे हो। सर 80 से 100 तीनों सब्जेक्ट के मिला के मैं बोल रहा हूं, 80 से 100 क्वेश्चन रोज लगा रहे हो, तब जाके ये इंश्योर हो रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सर ये बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये नहीं कर सकते तो वैसे ही छोड़ दो यार, बहुत सारी चीजें लाइफ में करने के लिए, क्यों इतना बड़ा सपना देखना है, क्यों अपना ही अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारनी है, तुम छोड़ दो। लेकिन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि रोज के 80-100 क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस तो कराएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपको सही डायरेक्शन में रखेगा प्रिपरेशन के। इतना आपको करना ही करना है। और उसके साथ साथ 40 से 50 पीवाईक्यूज सब हर एक चैप्टर के सब्जेक्ट वाइज, ये सब सब्जेक्ट वाइज आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आपको ना अलग अलग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतना इतना तो मुझे करना है। 40 से 50 पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यूज करो। इसमें ट्राई करो कि 2021 से लेकर 24 या मतलब 2021 से 25 तक की पीवाईक्यूज आप करो, या 22 से 25 तक के करो। तो उतना आपको 40 से 50 पीवाईक्यू पर चैप्टर आपको करने हैं और 80 से 100 क्वेश्चंस डेली करने हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा हो गया हो तो आप 70 60 मतलब मिनिमम 50 क्वेश्चंस डेली नहीं कर रहे हो तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है। तुम सोच रहे हो यार 10-12 क्वेश्चन लगाए हो गया यार हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के इतना मेरे को मिला था, तो फिर कोई, मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही तुम अगर मतलब एकदम अव्वल नंबर बहुत ही ब्रेनी हो तब बात अलग है कि हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर केमिस्ट्री टीचर बोलता है, हम लोग भी सुनते हैं कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को साथ लेके चलना, ये आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। इसमें भी आप नोट्स बनाते रहे, जहां भी आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके नोट्स बनाते रहे, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को साथ में लेके चलें, बिना उसके नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहां पर बात आती है कि सर क्लास 11th का क्या करें। क्लास 11th मेरी मजबूत नहीं है। कई बच्चे होते हैं जिनकी क्लास 11th उतनी स्ट्रांग नहीं होती, या तो उन्होंने कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करी होती, या क्लास 12 में ही वो सोचते हैं यार अब मैं जेईई दूंगा, या फिर कई बच्चे होते हैं ड्रॉपर्स होते हैं, उनकी भी क्लास 11th इतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखो मोटा मोटा अगर अपन देखें ना तो अपने को कुछ 250 से लेकर ना 300 लेक्चर्स की जरूरत होती है। 250 से लेकर 300 लेक्चर्स की जरूरत होती है। इसको 1.5 से इंटू कर लो तो आवर्स में तुम्हें मतलब 1.5 घंटे का एक लेक्चर, अपन माने सब सब्जेक्ट मिला के, तो इतने ही लेक्चर्स की जरूरत होती है। इतना ही जो है पढ़ाई वाला जो मतलब किसी के पढ़ाने वाला जो काम है ना, वो इतना ही होता है। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत है कि एक साल में प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर मेरी 11 स्ट्रांग नहीं है तो मेरे को ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। करना क्या है कि रोज के टाइम पीरियड में से ना तुम्हें 20 से 25% जो टाइम पीरियड है वो क्लास 11th को भी देते रहना पड़ेगा, यानी कि क्लास 11th को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर वो स्ट्रांग नहीं है। और इसमें अगर तुम सबसे सही तरीके से काम करना चाहते हो ना, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है तुम्हारा अप्रैल मई वाला, इसको यूज कर लो। यहां पर तुम बहुत सारा अपना क्लास 11th रिवाइज कर सकते हो, वहां पर फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, तभी क्लास 12 में मजा आएगा। और आप पेपर पैटर्न जानते हैं, कम से कम 60 से 65% जो क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर, स्पेशली मेंस के अंदर, वो क्लास 11th से आते हैं। तो बिना क्लास 11 काम नहीं होगा। रोज के टाइम पीरियड में से अपना 20 से 25% जो है देना ही पड़ेगा आपको क्लास 11th को। ये सिंपल इंपॉर्टेंट बात है, तभी जाके हम दोनों क्लासेस को सही से मैनेज कर पाएंगे।
अब क्या जरूरी है सर, कैसे करना है, मतलब क्या बहुत हार्डवर्क करना है, बहुत स्मार्ट वर्क करना है, जरूरत क्या है, मतलब जो बंदा या जो स्टूडेंट आईआईटी का एग्जाम देता है या आईआईटी को क्लियर करता है, अच्छी रैंक लेके आता है, टॉप 1000 या 100 में रैंक लेके आता है, वो करते क्या है? क्या वो बहुत स्मार्ट होते हैं? क्या वो 6-7 क्लास से ही पढ़ाई चालू कर देते हैं जेई के लिए? क्या रीजन क्या होता है भाई? रीजन बस ये होता है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव एज है ये आपकी, लेकिन इस एज में अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया ना, सिर्फ ये साल 2 साल के लिए अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया, बेमतलब का टाइम वेस्ट अगर आपने हटा दिया, तो जिंदगी भर जो करना चाहते हो ना वो करने से आपको कोई रोकेगा नहीं। आप सोचते हो यार मेरे को ये बनना है, वो बनना है, मेरे को तो ना क्रिकेटर बनना था, ये पापा मम्मी ने मेरे को जेई दिला दिया। एक बार प्रूव तो करके देखो कि तुम ये कर सकते हो, कंसिस्टेंटली इसको अचीव करो, फिर जो इच्छा है वो करना। अब अगर डिसीजन ले ही लिया है, मर्जी से लिया हो या ना मर्जी से लिया हो, लेकिन ये एक बार अचीव करा और सब हो जाएगा। और इसके लिए सिर्फ रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। रेगुलर रहना, रोज की पढ़ाई रोज खत्म करनी है, और कंसिस्टेंट रहना, तभी जाके ये वाला जो काम है वो हो पाएगा, वरना इम्पॉसिबल है भाई। वरना छोड़ दो यहीं पे। अगर तुम ये नहीं कर सकते, कभी सोचो यार नहीं दोस्ती यारी भी चाहिए, नहीं टीवी शोज भी देखने हैं, नहीं सब कुछ करना है मेरे को, तो लाइफ एक्सप्लोर करनी है, तो भाई ये 1 साल 2 साल लाइफ को एक्सप्लोर मत करो, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, मजा लो इस पढ़ाई का, तब जाके तुम ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पर एक्चुअली लाइफ को एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। वरना लाइफ को एक्सप्लोर करने में उतना मजा आएगा नहीं। सिलेबस की नॉलेज, 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर लिख रखी कि रेगुलर स्टडी को कैसे किया जाता है, या फिर यहां पर सबसे जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, जो टॉपर्स भी बताते हैं कि यार हम क्या करते हैं ना, टास्क लिस्ट लिख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट मतलब क्या सर? सुबह उठो और सुबह एक छोटे से कागज पे एक छोटी सी वो डायरी रख लो, या फिर ना वो चिट वाला वो जो स्लिप्स वाला वो होता है, उसमें लिख लो कि आज मैं ये करूंगा और ये कंप्लीट हुए बिना सोऊंगा नहीं। इतना कमिटमेंट खुद से कर लो, रोज ये चीज करना चालू कर दो। रोज का टारगेट तुम्हें पता होगा कि यार मैंने बता ही दिया भाई, इतने इतने क्वेश्चन और ये चीजें तुम्हें करनी है, इतनी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मेरी 6 घंटे की कोचिंग है, उसमें उसके बाद 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ये इतना करूंगा। मतलब तुम्हारा 7 से 7.5 घंटे, 7 to 7.5 आवर्स, है ना, 7 to 7.5 आवर्स तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। तुम चाहे कोचिंग जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोचिंग 6-6.5 घंटे से ज्यादा नहीं होती, तो तुम्हारा 7 से 8 घंटा या 7 से 7.5 घंटा आप मान के चलो, ये तो सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। इस सेल्फ स्टडी में क्या करना है ये सुबह की टास्क लिस्ट में लिख के रखो, वरना टेबल पे बैठोगे और सोचते रहोगे यार क्या करना था, ये कर लूं, वो भी तैयार नहीं है, ये भी तैयार नहीं है। नहीं, सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये डिसाइड होना चाहिए, ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आज तुम क्या करने वाले हो। ये डिसाइड नहीं हुआ ना तो कंफ्यूजन डिलेमा में घूमते रहोगे, है ना, कुछ मजा समझ ही नहीं आएगा प्रिपरेशन कैसे हो रही है। और ये जो है मैं बता रहा हूं रामबाण साबित होती है। ये टास्क लिस्ट वाली चीज तुमने करना चालू कर दिया ना, इसकी आदत पड़ गई, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारा लक्ष्य जो है हासिल करने से। उससे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये टास्क लिस्ट बहुत बच्चों में मैंने देखा है कि सुबह पहले उठ के लिख लेते हैं, मोबाइल में लिख लो यार कि आज ये चीजें करनी है, और मान के चलो इसको, ये बांध लो बिल्कुल कि यार इसके पहले मैं नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 4 ही घंटे सोना पड़े। अब टाइम अपना डिवाइड वगैरह मैं तुम्हें टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल बनाओ और स्केड्यूल बनाओ, सब अपना अपना बनाते हैं, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, लेकिन ये चीज जरूर मैं कहूंगा टास्क लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना भी कि ये टास्क लिस्ट कितनी ज्यादा हेल्पफुल और कारगर साबित होती है। अब बात करते हैं कि किस वक्त पे क्या चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मई से अगस्त। ये टाइम पीरियड आपका बिल्कुल इंटेंस टाइम पीरियड है, इंटेंसिव स्टडी करनी है आपको। सर इंटेंसिव स्टडी मतलब बिल्कुल एकदम डेप्थ में हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर टॉपिक को पढ़ना है, और इसमें साथ साथ में आपको ना क्वेश्चन जो वाली बातें ना, जो वो सब बातें कि भाई कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं वो सब आपने देख लिया। ये टाइम पीरियड है आपका इंटेंसिव स्टडी का। इसमें आप साथ साथ में थोड़ी थोड़ी क्लास 11th भी कंप्लीट करते जाइए। आपको, मेरे को लगता है अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो 12 से 14 घंटे, 12 to 14 आवर्स आपको देने पड़ेंगे टोटल दिन भर के। उसके अलावा आप 7 घंटे की नींद ले लो, कई लोग 8 घंटे सोना पसंद करते हैं, या जो भी आपकी मिसलिनियस एक्टिविटीज है भाई, उन सब का टाइम पीरियड निकाल के ना मेरे को लगता है 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और इस टाइम पीरियड में ये इंटेंसिव स्टडी करना है, हर टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज देख रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, किताबें हैं, सब कुछ है। ये टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिव पढ़ाई है। यहां पर आपका चालू हो जाएगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से मेरा मतलब है यार, इवैल्यूएशन का मतलब है कि यहां आप मॉक टेस्ट की जो है शुरुआत कर देंगे। अभी मॉक टेस्ट जब आप यहां पर दे देंगे तो कोई जजमेंट नहीं लेना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स खराब आ रहे हैं छोड़ दिया मॉक टेस्ट देना, ये सब नहीं करना। विदाउट एनी जजमेंट यहां पर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन काफी हो गई होगी, काफी इतनी हो गई होगी कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं,
ठीक है, इस टाइम पीरियड पे इवैल्यूएशन में दूसरी चीज क्या आती है, जो जो वीक रह गया है आप अपने वीक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, है ना। दूसरी चीज यहां पर रहेगी, वीक एरियाज को आप वापस से ब्रश अप करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। यहां पर सोचिए यार मेरा ना मैथ्स में वो वाली चीज छूटी हुई है, उसको मेरे को अभी इस टाइम पीरियड में कवर करना है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी कोचिंग और मतलब जो आपकी ट्यूशन या कोचिंग या जो आप ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर धीरे होगा। यहाँ पर आपको समय मिलेगा कि मैं वीक एरियाज अपने एवेल्युएट कर लूँ, यहाँ मैं मॉक टेस्ट के थ्रू अपना जज कर लूँ कि यार मैं किस किस चीज़ में वीक हूँ, मेरे से किस टाइप के सवाल बन नहीं पाते हैं, या फिर क्या मुझे बेहतर करना है। कॉन्फिडेंस आपको गेन करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका अगस्त से लेकर अक्टूबर का टाइम चलेगा, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब होने लगेंगे। फिर आता है हमारा अक्टूबर का टाइम, ये है आपका रिवीजन, सबसे ज्यादा रिवीजन ऑफ 11th एज वेल एज 12th। यहां पर आपको 11वीं 12वीं दोनों का रिवीजन करना है मिड अक्टूबर के बाद। अगस्त से मिड अक्टूबर तक तो आप ये सब करेंगे, वीक एरियाज को कवर कर रहे हैं, बैकलॉग्स अगर आपके हैं तो वो कवर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ये सब चलेगा आपका। लेकिन अक्टूबर के बाद, मिड अक्टूबर के बाद, या फिर कुछ आप मान के चलिए 20-21 अक्टूबर के बाद आपको रिवीजन अपना स्टार्ट कर देना है। और ये सबसे सही और सटीक टाइम पीरियड है जब आपको रिवीजन स्टार्ट करना ही है किसी भी हाल में। हो सकता है इस टाइम पे आपके लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर 3D या फिर प्रोबेबिलिटी टाइप के टॉपिक्स चल रहे हो, वो साथ साथ में कवर करते रहेंगे। मैथ्स का बता रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स में दूसरे टॉपिक चल रहे हो, कुछ लास्ट के टॉपिक्स आपके चलते रहेंगे, वो सब आप कवर करते रहें। लेकिन रिवीजन 11th और 12th का यहां पर बिगिन कर देना है। और दिसंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, या फिर आप मान लीजिए मिड दिसंबर तक एटलीस्ट आपका जो है रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। अब आप सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। नहीं तो भी आप खींच भी सकते हैं इसको 31 दिसंबर तक, मतलब दिसंबर एंड तक आपका रिवीजन पूरा एकदम इंटैक्ट हो जाना चाहिए कि सब कुछ कवर्ड है भाई। अब मॉक टेस्ट में ऐसे दे रहा हूं कि मैं एग्जाम दे रहा हूं जेईई का, उस तरह की बात आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, ये हमारा आप कह सकते हैं भूमि रेखा टाइमलाइन रहती है कि यार ये इस टाइम पे ये चीजें मुझे इंश्योर करनी है कि क्या मैं ये कर रहा हूं या नहीं। अगर आप इस फ्लो से चलते हैं तो गारंटी लिख के ले लीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता आपका लक्ष्य हासिल करने से। अब क्लास 12th में कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं, इनको तो बिल्कुल ना घोट के पी जाना है। ये तो मतलब ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन आया तो मैं मतलब फोड़ दूंगा। जैसे मैथ्स में अगर अपन देखें डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गई, ये सब हाई वेटेज है यार। ये तो मतलब ना इनको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उतनी। ये जब आप कवर कर रहे हो ना क्लास 12th में, जब ये टॉपिक्स आ रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो इनको यहीं पे फुल्ली स्ट्रॉन्ग कर लो। कि ऐसा नहीं कि रिवीजन के टाइम पे मैं इनको स्ट्रॉन्ग कर पाऊं, अभी ही इनके मतलब तुम 50-60 PYQs वगैरह लगाते चलो, 100 क्वेश्चंस लगाते चलो। और ये सारी चीजें ये जो हैं एटलीस्ट इंश्योर करो कि ये मेरे को रिवीजन में उतना टाइम नहीं ले, इनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये क्लास 12th की बात है। इसी तरह से अगर अपन फिजिक्स में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, EMI एंड AC हो गया, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। एक्चुअली रोटेशन भी है बट हाई वेटेज, इनका वेटेज कुल मिला के 64.4% आता है अगर अपन वेटेज वाइज बात करें तो। ये तो बिल्कुल वही बात है कि घोट के पी जाना है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये कुछ आपके टॉपिक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 और 18 तक जो ग्रुप्स है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स, अमाइंस, सॉल्यूशंस, ये आपको बिल्कुल मतलब इंश्योर करना है कि ये मैं जब चल रहे हैं ये मेरी पढ़ाई में, कोचिंग या फिर ऑनलाइन जो भी है, उसी टाइम पे मैं इनको स्ट्रॉन्ग कर लूं, है ना। तो ये बहुत फायदा देंगे, इस बात का खास विशेष आप लोग ध्यान रखना। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद सर जनवरी के बाद क्या, अब एडवांस की तैयारी। सर क्या एडवांस की तैयारी हम शुरू से नहीं करेंगे, जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगी? आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद असली तैयारी होगी जेईई एडवांस की। यहां पर आपको क्या होगा, आप सब्जेक्ट वाइज भी नहीं, मैं कहूंगा कि टॉपिक वाइज आप लेवल अप करेंगे, टॉपिक वाइज लेवल को सुधारेंगे हर एक टॉपिक का। जैसे मेंस की प्रिपरेशन या हम जब रेगुलर कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में बताऊं, प्लेन्स आप जो है थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट में कुछ सेक्शंस आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं होते मेंस के। तो अब आप टॉपिक वाइज लेवल को इंप्रूव करो। कोई भी सिलेबस वाले, आपका जेईई एडवांस का सिलेबस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं भूल गया कहना कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट दिस ईयर, ये पूरे साल में सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या मुझे कवर करना है, कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। एडवांस के सिलेबस का भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये चीजें
मेरे को कवर करनी है और कुछ मेरा छूट नहीं रहा। एडवांस की प्रिपरेशन का मेरा मतलब है अब आप टॉपिक वाइज लेवल इंप्रूव करेंगे, थोड़े डिफिकल्ट पीवाईक्यूज लगाएंगे या एडवांस स्पेसिफिक पीवाईक्यूज लगाएंगे या कुछ किताबों के हायर लेवल के या जो आपके मॉड्यूल्स कोचिंग वगैरह के उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस अब लगाना चालू करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जेईई मेंस को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक ही नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंश्योर कर लें कि भाई मैं एडवांस के लिए क्वालिफाइड हूं और मेरा हो गया है, अब मुझे एडवांस पे ध्यान देना। 3 से 4 महीने आपके पास सिर्फ एडवांस के होंगे और यकीन मानिए ये 3 से 4 महीने का यूटिलाइजेशन आपको आईआईटी बॉम्बे दे देगा, आपका ड्रीम आईआईटी जो भी है वो आपको दे देगा। अब आपको टॉपिक वाइज लेवल इंप्रूव करना है, हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको अपना लेवल इंप्रूव करते जाना है। रोज हर एक टॉपिक के डिफिकल्ट पीवाईक्यूज, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस जो मेंस में थे वो क्वेश्चंस आपको करते जाने हैं, ठीक है। तो ये हमारी मेन जो प्रिपरेशन है, आप ये मत सोचिएगा कि एडवांस की प्रिपरेशन हम शुरू से कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल प्रिपरेशन आपकी एडवांस की चालू होगी वो आपके मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही स्टार्ट होती है। वहां से आपको पूरा जो कॉन्फिडेंस, एक जो पूरा सकारात्मक आपकी जो शैली बन जाएगी कि यार अब एडवांस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, और ये होके रहेगा क्योंकि आप मेंस के बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपका मेंस अच्छा जाता है तो वो बहुत जरूरी है मेंस अच्छा जाना। अब बात करते हैं सर, ये सब बातें तो आपने बता दी, अब लेकिन क्या आप हमें पूरे साल तो गाइड नहीं करने वाले या मोटिवेट नहीं करने वाले? ये एक बार में आपने बता दिया, हमको याद रहे नहीं रहे, किस तरह से हम फ्लो करें या किस तरह से हमारा जो है हम मोटिवेशन लूज करें या ट्रैक लूज कर जाए, ये सब चीजें जब होगी तो कैसे प्रिपेयर करना है हमको आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। हम लोग फिनिटी चैनल का जो अपना बैच है, फीनिक्स बैच, ड्रॉपर्स के लिए, ड्रॉपर्स भी क्लास 12th के बच्चे भी, दोनों के लिए हम लोग ये बैच चालू कर रहे हैं। ये बैच जो है आपका मेरे ख्याल से 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोड, अगर आप डिस्काउंट इसमें लेना चाहते हैं, इसमें आपको डिस्काउंट्स वगैरह अच्छे मिल जाएंगे। आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा JEE फिनिटी, FINITY, ठीक है, JEE फिनिटी इसका कोड रहेगा। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। और मैं फायदा बता रहा हूं इस बैच का कि ये जो तीनों टीचर्स आपको दिख रहे हैं, हम आपको पूरे साल सही तरीके से गाइड करेंगे। आपका जो भी पोर्शन छूटा हुआ है, कई बच्चों का 11th में कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं तो वो हम साथ में रिवाइज कराते जाएंगे, आपको पूरे साल गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। ये पूरे साल हम चलाएंगे, बीच मझधार में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, सही से गाइड करेंगे। इस चीज के लिए आपको जो है फीनिक्स बैच ज्वाइन करना होगा, जो कि 22 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहां आपको प्रॉपर गाइडेंस पूरे तरीके से एकदम जोश के साथ पढ़ाया जाएगा। सुनहरा मौका है, मैं कहता हूं पकड़ लो, ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड आपको लगाना है। तो इतनी बात मैं करना चाहता था। आई होप कि ये बात जो है आपको समझ में आई, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। आप सबको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पर और जरूर कोशिश करिए कि हम इस बैच में भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।